आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी ओपन सिस्टम की थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट को अगर आपको स्टडी करना है, या आप ये कह लो कि किसी ओपन सिस्टम के लिए थर्मोडायनेमिक्स के फैक्टर्स पे आपको स्टडी करना है, तो उसके लिए एक टर्म निकल के आती है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम देखते हैं बेसिकली पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज ओपन सिस्टम के लिए समझाया गया है। ठीक, सो लेट अस सी कि इसमें है क्या। जैसे कि हम देख सकते हैं, मैंने कुछ लिखा हुआ है, एक UHSANG मतलब इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, वर्क फंक्शन और गिब्स फ्री एनर्जी। ये सारी की सारी जितनी स्टेट फंक्शंस हैं, ये क्या है? स्टेट फंक्शंस हैं। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ऐसे गुण, ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास पे निर्भर करती हैं, हम उनको क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, और मास के चेंज होने के साथ, अगर सिस्टम के मास में चेंज हो रहा है तो इन प्रॉपर्टी में भी चेंजेस आएगा। और अगर किसी सिस्टम के मास में चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स में भी चेंज हो रहा है। किसमें भी चेंज हो रहा है? नंबर ऑफ मोल्स में। तो भी ये प्रॉपर्टी चेंज होंगी। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखनी है कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है जो स्टेट पे निर्भर करती है, और ये मास के चेंज होने के साथ ये प्रॉपर्टी भी चेंज होती है। और मास का चेंज होना या नंबर ऑफ मोल्स का चेंज होना सिस्टम के, तो इनका भी चेंज होना संभव है। तो अगर मान लीजिए कोई ओपन सिस्टम है, कैसा सिस्टम है? ओपन सिस्टम है, और उसमें एक या दो से ज्यादा कंपोनेंट है। ठीक है, किसी भी ओपन सिस्टम में हम ये मान के चल रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी आसानी से एक्सचेंज हो जाती है। ओपन सिस्टम क्या होते हैं? जिसमें मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, तो वो सिस्टम क्या कहलाते हैं? ओपन सिस्टम। और मान लो ऐसे सिस्टम में दो या दो से अधिक, ठीक है, टू या टू से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, तो ज्यादा कंपोनेंट्स होने की वजह से उनके नंबर ऑफ मोल्स में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन ओपन सिस्टम which contain two or more components, there can be a change in number of moles of various component। ठीक है, उनके नंबर ऑफ मोल्स में भी चेंज आएगा। अगर एक से, जैसे दो कंपोनेंट कोई भी प्रेजेंट है, जैसे मान लो कोई सिस्टम है आपका, और उसमें अगर एक आपका कोई भी प्रॉपर्टी है, मान लो उसमें एंथैल्पी भी आपकी वैल्यू है, एंट्रोपी की भी वैल्यू है, दो कंपोनेंट से वो सिस्टम, दो कंपोनेंट की टू डिफरेंट वैल्यूज पे काम कर रहे हैं, तो वो नंबर ऑफ मोल्स भी उसका दो प्रॉपर्टीज के आधार पे होगा। ठीक है, इस बात को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि कैसे। ठीक है, तो लेट अस सी, हम ये मानते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। जैसे मैंने बताया अभी पिछले स्लाइड में, मैंने लिखा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी एनर्जी की कई वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे कि U H S A G। तो इन सारों को बार बार हम नहीं लिख सकते, तो इसके लिए मैंने एक टर्म यूज कर दी X। मैंने क्या बना लिया इसको? X। ठीक है, तो अब मैंने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोल रही हूँ, तो मैं कॉमन टर्म यूज कर रही हूँ उसके लिए X। और मैं ये मान रही हूं कि X जो है किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का भी और प्रेशर का भी। ठीक है, X फंक्शन है टेम्परेचर और प्रेशर का भी, और X मोल्स का भी फंक्शन है। किसका भी फंक्शन है? मोल्स का। तो X इज द फंक्शन ऑफ, मतलब जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी X है, ये ना ही सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है, फलक है, पर ये नंबर ऑफ मोल्स का भी फंक्शन है। तो इसको मैथमेटिकली अपन कैसे लिखेंगे? X is the function of, लिख सकते हैं X is the function of temperature, pressure and number of moles, कह सकते हैं। अब आप देखिए, नंबर ऑफ मोल्स किसी ओपन सिस्टम में, अगर दो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, दो कंपोनेंट मिक्स हैं, दो तरीके की गैसेस हैं, तो एक की N1 मोल्स है, एक की N2 मोल्स है, तो ऐसे में हम N को क्या लिख सकते हैं? F is the function of temperature, pressure and number of moles present in different components।
ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट कंपोनेंट के जो भी होंगे वो N1, N2 और N3 होंगे। तो हम कह सकते हैं X इन सब का फंक्शन होता है। X मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस Ni डैश डैश डैश, ये बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ता जाएगा? मान लो Nj तक बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, जिसको हम कैपिटल N से भी बता सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे हम ये लिख सकते हैं कि x इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, और हमने पहले N1, N2, N3 ऐसे लिख रखा था ना, Ni, Nj तक। तो हमने क्या करा? इन सबको प्लस कर दिया, N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट 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 Nj तक। ये सब क्या कहलाएगा? कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहलाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? Ft, P, N। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये क्या एक्सप्रेशन बनती है, इससे एक इक्वेशन बन रही है आपके सामने। ये हेल्प करेगा हमें एक इक्वेशन निकालने के लिए। हम क्या निकालने जा रहे हैं? हम पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन को प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम उसका इक्वेशन निकालेंगे, उसी से हमारा पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज का इक्वेशन बनेगा। सो लेट अस सी कि कैसे करना है नेक्स्ट स्टेप। तो मान लीजिए सपोज मैंने स्मॉल चेंज किया, स्मॉल चेंज। ठीक है, मैंने स्मॉल चेंज किया किसमें? इन टेम्परेचर, प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर पे मैंने चेंज किया थोड़ा, और साथ ही साथ क्योंकि ये मोल्स पे भी डिपेंड कर रहा है, इसका फंक्शन है ये, तो नंबर ऑफ मोल्स में भी मैंने चेंज किया, थोड़ा सा बदलाव लाया। ठीक है, तो जब मैं टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करूंगी थोड़ा सा, तो थोड़ा सा चेंज किस में आएगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में भी आएगा। तो मैं कह सकती हूँ कि dx हो जाएगा। अगर हम x जो है चेंज होकर के क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। तो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा? मतलब अगर हम इस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में माइन्यूट चेंज, थोड़ा सा चेंज लाते हैं, टेम्परेचर में भी, प्रेशर में भी, और मतलब टेम्परेचर को चेंज करके, प्रेशर को थोड़ा चेंज करके, और नंबर ऑफ मोल्स को थोड़ा चेंज करके, वैल्यूज को अगर हम चेंज करते हैं, तो हम पाएंगे कि हमारी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसमें भी थोड़ा सा चेंज आता है। तो उसको हम किस इक्वेशन से दिखाएंगे? हम कैसे दिखाएंगे इस चेंज को? तो हमें क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल्स को मैंने कहा सबको हमें चेंज को शो करना है, पहले एक को कांस्टेंट करके दूसरे में चेंज बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए dx इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी। हमने टेम्परेचर में चेंज किया, ठीक है, लेकिन हमने प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा। अब सेकेंड स्टेप में हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के साथ क्या चेंज किया? प्रेशर को चेंज किया। हाँ, और हमने क्या कांस्टेंट रखा? टेम्परेचर और एन। फिर आगे देखते हैं, फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स को चेंज किया। अब टोटल की जगह हम कंपोनेंट वाइज इसको डिवाइड कर सकते हैं, dN1, और हमने यहाँ पे क्या कांस्टेंट रखा? टेम्परेचर, प्रेशर। अब क्योंकि मैंने N1, क्योंकि टोटल N की वैल्यू क्या थी? N1 प्लस N2 प्लस N3 ऐसे, तो मैंने N1 को यहाँ चेंज कर दिया, लेकिन बाकी नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? कांस्टेंट कर दूंगी मैं। ठीक है, फिर मैंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में? फिर मैंने dx अपॉन N2 में चेंज किया, दूसरे कंपोनेंट में चेंज किया, और मैंने क्या कांस्टेंट रखा? टेम्परेचर, प्रेशर, N1 डैश 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 Nj तक कांस्टेंट रखा। ठीक है, इसी तरीके से आप ऐड करते जाओगे। ठीक है, dx अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एन आई। ठीक है, फिर dni, और मैंने क्या कांस्टेंट किया? टेम्परेचर, प्रेशर, N1, N2, और क्या क्या कांस्टेंट कर रही हूं मैं? Nj। अब लास्ट में मैं क्या यूज करूंगी? प्लस डॉट 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 डॉट, क्योंकि कई कंपोनेंट हो सकते हैं, कई नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं, तो ये इक्वेशन इसलिए डॉट डॉट लगाया जाता है। फिर लास्ट में मैं लिख सकती हूँ Nj, लास्ट कंपोनेंट मेरा क्या था? Nj में चेंज किया,
और टेम्परेचर, प्रेशर, कॉमा है ये लाइन, मतलब कॉमा, ठीक है, प्रेशर और फिर आपका N1, N2, Ni डैश डैश डैश, ठीक है। तो ये हमारा एक इक्वेशन बनता है। तो इस पूरे इक्वेशन में कॉमन टर्म वाली इक्वेशन तुम देख सकते हो, ये लास्ट वाली जो इक्वेशन नंबर ऑफ मोल्स के आधार पे बनी, तुम देख रहे हो कि कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स पे ही ज्यादा फैक्टर डिपेंड कर रहा है। तो मैं कह सकती हूँ ये जो क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी, डेल एक्स अपॉन डेल एन आई, टेम्परेचर कॉमा प्रेशर कॉमा N1 कॉमा N2 डॉट 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 Nj, ये जो क्वांटिटी है, ये एक कंपोनेंट, यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ की, ठीक है, ये कहलाती है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है ये? पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। किसकी? एक Ni कंपोनेंट की, ऑफ Ni कंपोनेंट या ith कंपोनेंट, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट आई की ये पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी है। और इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम बार से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या है? डेल एक्स अपॉन डेल एन आई टी कॉमा पी कॉमा N1 डैश डैश Nj, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? ये पूरा इक्वेशन पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ ith कंपोनेंट क्या कहलाएगी? ऑफ ith कंपोनेंट, ठीक है। Ni नहीं लिखो क्योंकि वो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, तो ये ith कंपोनेंट बोलेंगे, ठीक है। अब ये तो ith कंपोनेंट की बात हो गई। अब ऐसी कई, अब इस x की जगह पे मेरे पास पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी का इक्वेशन आ गया, ये मेरा इक्वेशन है, ठीक है, मुझे ये इक्वेशन मिल गया है, कॉमा है ये, ठीक है। अब इस इक्वेशन में अगर x, मैंने आपको पहले ही बताया x क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो g भी हो सकती है, h भी हो सकती है, s भी हो सकती है, a भी हो सकती है, और इंटरनल एनर्जी u भी हो सकती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अगर मैं पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी मतलब u के आधार पे पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालूं, तो क्या निकलेगी? हाँ, क्या निकलेगी? दैट विल बी, आप देखिए, यू आई डैश इक्वल टू, एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे? यू लिख देंगे। सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। और पार्शियल मोलर एंथैल्पी की वैल्यू क्या निकलेगी? एंथैल्पी का वैल्यू कौन सा होगा? एच होगा, एंथैल्पी मतलब एच। तो एंथैल्पी के लिए आप एक्स आई की जगह, एक्स की जगह क्या लिखोगे? एच आई डैश, एंड दैट इज इक्वल टू, एक्स की जगह क्या आ जाएगा? डेल एच अपॉन नंबर ऑफ मोल्स के आधार पे, फिर टी कॉमा पी कॉमा N1 N2 डैश डैश Nj तक लिख सकते हैं। अब उसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछूं कि पार्शियल मोलर एंट्रोपी की क्या वैल्यू है, तो ये भी आप इजीली बता दोगे मुझे। चलिए बताइए। और हम लिख सकते हैं इसमें कि ये हो गया SI, है ना, और आपका क्या होगा? ऑब्वियसली पूरा सेम हो जाएगा, बस x की जगह पे आपको क्या लिखना है? जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनके नाम को लिखना है। ये आ गया। तो अब हम देख सकते हैं कॉमन फॉर्मूले से, ठीक है ना, आप देख सकते हो एक कॉमन फॉर्मूले से मैंने अलग अलग एनर्जी की टर्म्स निकाल दी। तो इस पूरे फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टीज ओपन सिस्टम की जो मोल्स पे निर्भर करती हैं, मोल्स के चेंज होने के साथ चेंज होती हैं, ठीक है, तो उसको हम पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज बोलते हैं बेसिकली इक्वेशन से। तो ये जो क्वांटिटी है, ये बेसिकली क्या है? एक क्वांटिटी, ठीक।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो चीज हमें देखनी है वो है पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी बेसिकली क्या है? केमिकल पोटेंशियल है। क्या है? केमिकल पोटेंशियल का कंसेप्ट है, जो हमारे तुम्हारे सिलेबस में है, ये बीएससी सेकेंड ईयर और ये एमएससी में भी कहीं ना कहीं ये टॉपिक है, छोटा सा, बट ये है। ठीक, तो अभी हमने देखा कि कैसे हम अलग अलग एनर्जी के लिए वैल्यूज को लिख सकते हैं, जैसे कि पार्शियल मोलर एंट्रोपी की, पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी की, पार्शियल मोलर एंथैल्पी की। तो उसी तरीके से पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? GI, XI की जगह मैंने क्या लिखा? GI बार, ऊपर डैश लगा दिया, बार, दैट इज इक्वल टू del G अपॉन del ni T कॉमा P कॉमा N1 टिल NJ लिख सकते हैं। और ये वैल्यू केमिकल पोटेंशियल के बराबर मानी जाती है, और केमिकल पोटेंशियल को हम म्यू आई लिखते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो यही, ये जो फॉर्मूला है ये क्या कहलाएगा? केमिकल पोटेंशियल कहला रहा है, और या फिर पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा केमिकल पोटेंशियल पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी से बताएं, तो ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो। ठीक है, ये गिब्स ने दिया था। तो पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी को ही केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पे किसी भी गिवन सब्सटेंस का केमिकल पोटेंशियल इस फॉर्मूले से बताया जाता है, जिसका मतलब है अगर हम फ्री एनर्जी में चेंज करते हैं किसी सिस्टम की, ठीक है, द चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, और चेंज लाने की वजह से इसमें क्या होगा? 1 मोल ऐड हो जाएगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल ऐड हो जाएगा, तो उस सिस्टम में ज्यादा एप्रिशिएबल चेंजेस नहीं आएंगे। तो हम कह सकते हैं, वी कैन राइट इन दिस वे, द केमिकल पोटेंशियल, मैं आपको फिर से समझा देती हूं, द केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ गिवन सिस्टम या ऑफ अ गिवन सब्सटेंस is the change in, you can see the definition by the equation, आप equation देख के definition निकाल सकते हो। The chemical potential of a given substance is the change in free energy, you can see del G, change in free energy of system that results on the addition of 1 mole of that particular substance at a constant क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, कहां पे एडिशन हो रहा है 1 मोल सब्सटेंस का? एडिशन हो रहा है 1 मोल सब्सटेंस का टू सच अ लार्ज एक्सटेंट that there is no appreciable change in the overall composition of the system। मतलब पूरे सिस्टम के ओवरऑल कॉम्पोजिशन में कोई बदलाव नहीं आता अगर हम एक ऑप्टिमम मात्रा में, एक एप्रिशिएबल मात्रा में वहां पे नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करते हैं। ठीक है, हो सकता है मेरा वीडियो में थोड़ा नेटवर्क की वजह से पॉज आ रहा हो, लेकिन मैं इसको फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि केमिकल पोटेंशियल किसी भी सब्सटेंस का गिव्स फ्री एनर्जी के चेंज के बराबर कहलाता है जब हम नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करते हैं विद टेम्परेचर और प्रेशर। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर हमने कांस्टेंट कर दिया
और हम क्या कर रहे हैं, गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज ला रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स को की मात्रा में चेंज करके। तो ये चेंज इतना ज्यादा नहीं होता, ये ऑलमोस्ट जो वैल्यूज होती हैं वो ओवरऑल कॉम्पोजिशन को, पूरे सिस्टम की ओवरऑल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं ला सकती, और इसी को हम केमिकल पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, मतलब आप बहुत ही माइनर चेंज कर रहे हो और नंबर ऑफ मोल्स, किसी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स में चेंज ला रहे हो, ठीक है, तो और हमने टेम्परेचर, प्रेशर और बाकी चीजों को कांस्टेंट कर दिया है, तो उस समय वो थोड़ा सा चेंज जो कहलाएगा वो केमिकल पोटेंशियल कहलाएगा, लेकिन वो पूरे सिस्टम में भारी या बड़ा चेंज नहीं ला सकता, ये बस एक छोटा सा चेंज होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फॉर अ स्मॉल फ्री एनर्जी चेंज, किसी स्मॉल फ्री एनर्जी चेंज के लिए, जो हम इतनी देर से बोल रहे हैं डेफिनेशन के आधार पे, हम कह सकते हैं कि जो dg है वो बराबर क्या होगा, डेल जी अपॉन डेल टी p कॉमा एन डी टी। भाई मैंने क्या करना है, ये मेरा पोटेंशियल वैल्यू है, अब मैं क्या कर रही हूँ, एक बार टेम्परेचर को चेंज कर रही हूँ, एक बार बाकी सबको कांस्टेंट कर रही हूँ, फिर मैं प्रेशर को चेंज कर रही हूँ, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रही हूँ, वही जो हमने शुरू में किया, और यही चीज हम गिब्स फ्री एनर्जी के साथ भी कर रहे हैं, और हमें अपना इक्वेशन निकालना है। ठीक है, सो लेट अस सी दैट कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। हम स्मॉल फ्री एनर्जी चेंज को इस तरीके से भी बता सकते हैं, dg अपॉन dp, you can write like this, okay, dp dt, टेम्परेचर और n कांस्टेंट, फिर मैंने क्या करना है लास्ट में, टेम्परेचर कांस्टेंट ये dp हो जाएगा, सॉरी, फिर प्लस कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ dg अपॉन dni, ठीक है, ब्रैकेट में dni लिख सकते हैं, जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर और बाकी नंबर ऑफ मोल्स n1 n2 ये सब मैंने कांस्टेंट कर दिए हैं। तो मैं इसको बार बार रिपीट करने की जगह इस टर्म को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, मतलब यही टर्म मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, और कई कंपोनेंट के लिए मुझे यही टर्म i की जगह n1 n2 n3 करके लिखना पड़ेगा, उसकी जगह मैं क्या यूज कर सकती हूँ, म्यू आई यूज कर सकती हूँ ना, तो मैं इसके लिए क्या यूज करूंगी, म्यू आई यूज करूंगी, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये म्यू आई एन आई हो जाएगा। इफ दिस इज म्यू आई देन यहाँ पे क्या होगा, डी, ये टर्म म्यू आई है। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन निकल रहा है, यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पे उसको दिखा रही हूँ आपको, इस टर्म की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, म्यू आई लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस अगेन एंड अगेन, आई कैन राइट माई इक्वेशन dg इज इक्वल टू, एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं, जिससे कि आपके समझने में इजी हो। अब मैं आपसे यही कह रही थी कि dg अपॉन डी एन आई और t कॉमा p कॉमा n1 कॉमा n2 कॉमा n3, ये पूरा लिखने की जगह मैं इसकी जगह पे म्यू वर्ड यूज कर सकती हूँ, म्यू आई। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ आपको कि इसकी जगह पे मैंने क्या यूज कर लिया, म्यू आई यूज कर लिया, और ये पूरी टर्म को मैंने क्या करा, डिलीट कर दिया। समझ गए? सो लेट अस राइट म्यू आई, दैट इज म्यू आई। और अगर मुझे आगे भी लिखना है इस इक्वेशन को, तो मैं म्यू वन डी एन वन लिख सकती हूँ, फिर म्यू टू डी एन टू लिख सकती हूँ, फिर म्यू टू डी एन थ्री, म्यू थ्री डी एन थ्री लिख सकती हूँ, फिर म्यू, ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो और हम इसलिए बढ़ता जाएगा ये, तो हम, क्योंकि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि किसी ओपन सिस्टम में एक या दो कंपोनेंट नहीं है, एक भी है, दो भी है, तीन भी है, चार भी है, कई कंपोनेंट हो सकती हैं, कई गैसेस के मिक्सचर हो सकते हैं, तो कंपोनेंट कई हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स भी कई हो सकते हैं, है ना, तो इसीलिए अपन इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ये डॉट लगा के, मतलब और भी चीजें बीच में अगर हुई तो। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा बन जाता है, जिसमें ये जो म्यू वन है और म्यू आई है, फिर म्यू वन है, म्यू टू है, म्यू थ्री है, फिर म्यू जे तक,
ये सब क्या कहलाते हैं? केमिकल पोटेंशियल, जो शुरू में हमने डेफिनेशन में देखा। ये सब क्या कहलाते हैं? केमिकल पोटेंशियल कहलाते हैं। ठीक है, किसका? केमिकल पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, आई, जे कंपोनेंट्स। ठीक, तो अगर किसी सिस्टम की डेफिनिट कॉम्पोजिशन है, ठीक है, किसी भी सिस्टम की डेफिनिट कॉम्पोजिशन है, मतलब ये तो इक्वेशन हमारे पास आ गया, ये वाला इक्वेशन जिसको मैंने ए बोल दिया। और अगर किसी सिस्टम की डेफिनिट कॉम्पोजिशन हो रही है और जिसमें नंबर ऑफ मोल्स n1, n2, n3, n4, nj तक है, और जैसे कि तुम्हारा ये एक सिस्टम है, इसमें कई तरह की कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, 1 2 3 4, कई गैसेस हैं, कई तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, तो इनके अपने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जिसको मैंने ni बोला, इसको nj बोला, n2 बोला, n3 बोला, कुछ भी हो सकता है ना, नंबर ऑफ मोल्स कैसे भी सिस्टम हो सकता है ओपन में, हमारे एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम कितने कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक, उसी के आधार पे n1, n2, n3, nj इस तरीके से लिखा गया है। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगी, इन सभी को इंटीग्रेट कर दूंगी। क्या करूंगी? इनको मैं इंटीग्रेट कर दूंगी। सो लेट अस सी हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब इससे पहले जो मैंने इक्वेशन लिखी थी, उसमें क्या मैंने किया कि डीजी में मैंने ये माना टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो केमिकल पोटेंशियल के बेस पे जो गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू है वो इस तरीके से लिखी जा सकती है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, मैंने टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, और जैसे ही मैंने कांस्टेंट किया तो इस इक्वेशन में से ये टर्म और ये टर्म हट जाएंगी और हमारे पास क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया बी। क्या मान लिया इसको? बी। अब जैसे जो बात मैं पहले कह रही थी कि हर सिस्टम का एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन है, n1 n2 टिल nj नंबर ऑफ मोल्स हैं उस कॉम्पोजिशन में। ठीक है ना, इतने मोल्स उस सिस्टम के अंदर है। ठीक, तो अब इस इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो हमारा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ dg कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स सेम है। अभी मैंने कहा ना कि पूरे सिस्टम के नंबर ऑफ मोल्स में एप्रिशिएबल चेंज नहीं हो सकता, एक छोटे से कंपोनेंट में चेंज होता है, पर पूरे ओवरऑल कॉम्पोजिशन में ज्यादा चेंज नहीं होगा। इसीलिए मैंने P, P, N लिख लिया टोटल मोल्स के बेस पे, और मैं यहाँ लिख सकती हूँ N1 μ1 प्लस N2 μ2 प्लस Nj μj। ये आफ्टर इंटीग्रेशन इक्वेशन है। इसको इंटीग्रेट कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन जो आई हमारी, ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल। क्या कहलाती है? इक्वेशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल कहलाती है। तो केमिकल पोटेंशियल क्या हो गया इस इक्वेशन के आधार पे? हम कह सकते हैं कि केमिकल पोटेंशियल may be taken as the contribution per moles of each particular component of mixture to the total free energy of a system, considering temperature and pressure constant. टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट मानते हुए ईच मोल्स का कंट्रीब्यूशन गिव्स फ्री एनर्जी, टोटल गिव्स फ्री एनर्जी पे क्या है ये हमें केमिकल पोटेंशियल से पता चलता है। ठीक है, केमिकल, तो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, dg इज इक्वल टू एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओवरऑल कॉम्पोजिशन कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो n1 μ1 प्लस, मतलब कांस्टेंट होती है मतलब ओवरऑल चेंज नहीं होता, कॉम्पोजिशन में माइन्यूट चेंज होता है। तो हम ये कह सकते हैं केमिकल पोटेंशियल ये बताता है कि नंबर ऑफ मोल्स का क्या कंट्रीब्यूशन है टोटल गिव्स फ्री एनर्जी वैल्यू पर, जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं केमिकल पोटेंशियल, ये हमारी केमिकल पोटेंशियल की ही इक्वेशन है। तो केमिकल पोटेंशियल may be taken as the contribution, क्या रोल है, क्या कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो, कंट्रीब्यूशन पर मोल्स ऑफ
each particular constituent of the mixture to the total free energy of system under conditions of constant temperature and pressure. Clear everyone? ठीक, तो यहां तक हमारा टॉपिक था. नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो हम करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गिब्स ड्यूहम इक्वेशन. नेक्स्ट पार्ट हम ये करने वाले हैं, गिब्स ड्यूहम इक्वेशन. ये क्या है, इस पे फोकस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे. बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो पे. एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसमें मैं आपके लिए अपडेशन डालती रहूंगी. थैंक यू.